परफेक्शन आईएएस के खास कार्यक्रम ऑडियो सीरीज में मैं आनंद कौशल आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा ऑडियो सीरीज महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति बंधन अधिनियम से जुड़ा है। सिविल सेवा परीक्षा के लिहाज से यह टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है, लिहाजा इस ऑडियो सीरीज में परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह ऑडियो सीरीज सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के महिलाओं से संबंधित मुद्दे खंड से जुड़ा है। आइए आज के हमारे ऑडियो सीरीज की शुरुआत करते हैं। महिला हमारे समाज की सबसे मजबूत कड़ी है और बिना महिलाओं के सहयोग से हमारा समाज किसी प्रकार का विकास नहीं कर सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मैं एक समुदाय की प्रगति को महिलाओं की प्रगति के साथ मापता हूँ। बाबा साहेब अंबेडकर के उपरोक्त कथन को अगर हम मान के चले तो समाज का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे समाज की महिलाओं का सामाजिक, शैक्षणिक, राजनैतिक और आर्थिक संसाधनों में समान भागीदारी नहीं मिलती है। पहली बार पेश किए जाने के 27 साल बाद, राज्यसभा में इसके पारित होने के 13 वर्षों बाद और खुद सत्ता में आने के 9 साल बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार आखिरकार महिला आरक्षण को लागू करने के लिए तैयार है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का विधेयक मंगलवार को चल रहे विशेष सत्र के बीच नए संसद भवन की लोकसभा में पेश किया गया। इस विधेयक को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 128वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया। महिला आरक्षण विधेयक सिविल सेवा परीक्षा के हिसाब से भी काफी उपयोगी है, लिहाजा इस ऑडियो सीरीज में महिला आरक्षण से जुड़े विषयों की पड़ताल करेंगे और इससे जुड़े खास संदर्भों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे महिला आरक्षण की पृष्ठभूमि, फिर महिला आरक्षण से संबंधित इतिहास, महिला आरक्षण क्यों जरूरी है इस पर भी बात करेंगे और आखिर में मौजूदा विधेयक की विशेषताओं और साथ ही महिला आरक्षण विधेयक में आने वाली बाधाओं पर बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं महिला आरक्षण की पृष्ठभूमि से। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व ना के बराबर है। आमतौर पर हर समाज में महिलाओं की संख्या आबादी की आधी होती है, भले ही पिछले सालों में भारत में यह अनुपात गिरता गया हो। अभी भी उनकी संख्या 45% से हर हाल में ज्यादा है। वहीं भारतीय संसद में महिलाओं का हिस्सा सिर्फ 11.4% है, जबकि बेल्जियम, मैक्सिको जैसे देशों में लगभग 50% है और जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में करीब 40% है। इससे यह तो साफ है कि भारत में महिलाओं के उत्थान और उन्हें विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन देने की सख्त जरूरत है और आरक्षण उसी प्रोत्साहन का एक तरीका है। अच्छा तो ये होता कि प्राइमरी स्कूल से लेकर हर स्तर तक लड़कियों को प्रोत्साहित किया जाता, फिर उनके प्रतिनिधित्व की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। वे नेतृत्व की हर भूमिका में प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त संख्या में मौजूद होती, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए अतिरिक्त कदमों की जरूरत है और उनमें से एक संसद तथा विधानसभाओं में उन्हें सुरक्षित प्रतिनिधित्व देना है। ऐसा होने पर वे न सिर्फ सार्वजनिक बहस का हिस्सा बनेंगी, उसमें सहभागी होंगी, बल्कि महिलाओं और लड़कियों के हिसाब से कानून बनवाने और उन्हें लागू करवाने में भी योगदान देंगी। संपूर्ण विश्व में महिला सशक्तिकरण एवं महिला संबंधी नीतियों का मुख्य लक्ष्य महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त करना रहा है। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्षों बाद भी भारतीय नारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पीछे छूट गई हैं। महिला आरक्षण के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि उन्हें पर्याप्त आरक्षण क्यों मिलना चाहिए। समाज का सुधारवादी या प्रगतिशील वर्ग मानता है कि आरक्षण के माध्यम से पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होने से समाज का पर्याप्त विकास संभव है, जबकि समाज के रूढ़िवादी वर्ग का मानना है कि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के घर से बाहर निकलने पर उसका बुरा प्रभाव पारिवारिक प्रणाली पर पड़ेगा, जिससे समाज के विकास की नींव कमजोर हो जाएगी। ऐसे में हमारे लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर महिलाओं की स्थिति के बिगड़ने के संकेत इतिहास में कहां से मिलते हैं। महिलाओं की स्थिति पर हमारा इतिहास क्या कहता है। उत्तर वैदिक काल से ही महिलाओं की सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति निरंतर निम्न होती गई।
मनु जैसे नीति निर्धारकों ने तो स्त्रियों के बारे में स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी, पिता रक्षिता कौमार्य भर्ता रक्षिते यौवने रक्षितं स्थविरे पुत्रा, मैं स्त्री स्वतंत्र महर्ति। अर्थात बचपन में स्त्री की रक्षा पिता करता है, जवानी में पति, बुढ़ापे में पुत्र, इसलिए स्त्रियां स्वतंत्रता के योग्य ही नहीं हैं। धीरे धीरे मध्यकाल तक आते आते उनके सभी अधिकार छीन लिए गए, उन्हें पुरुषों के उपयोग की वस्तु मात्र बना दिया गया। पर्दा प्रथा के आगमन के साथ साथ उनकी स्थिति और दयनीय होती गई, लेकिन समय के साथ आधुनिक काल में पाश्चात्य शिक्षा के विकास एवं प्रसार के बाद महिलाओं के लिए एक बार फिर विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। ऐसी स्थिति में महिलाओं को अपने सर्वांगीण विकास के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए और पुरुष वर्ग को उनकी इस कोशिश में ईमानदारी पूर्वक सहायता करनी चाहिए। वर्तमान आते आते क्या हुआ कि हमें विधेयक की जरूरत महसूस होने लगी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स एडीआर ने इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के आधार पर मार्च 2019 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें बताया गया कि देश के विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी मात्र 9% है। भारत की संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 11.8% है। ऐसे में सवाल है कि देश की आधी आबादी राजनीति के क्षेत्र में कहां है और अभी उसे कितनी दूरी तय करनी है ताकि वह आधी आबादी के कथन को पूरी तरह चरितार्थ कर सके। जब बांग्लादेश जैसा देश संसद में महिला आरक्षण दे सकता है, तो भारत में दशकों के बाद भी महिला आरक्षण विधेयक की दुर्गति क्यों है। DW वर्ल्ड न्यूज में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के संसदों के दोनों सदनों में कुल 778 सदस्य हैं, जिसमें से मात्र 103 महिला सदस्य हैं। यानी कुल सदस्य संख्या की मात्र 13% महिलाएं ही भारतीय संसद में सदस्य हैं। राज्यसभा और लोकसभा के अलग अलग आंकड़े देखे जाए तो राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, जिनमें से मात्र 25 सदस्य महिलाएं हैं, जो कुल सदस्य संख्या का लगभग 10% है। ठीक इसी प्रकार लोकसभा में कुल सदस्य संख्या 543 है, जिनमें 78 महिलाएं हैं, जो कुल सदस्य संख्या का लगभग 14% है। हम मोदी सरकार के कैबिनेट सरकार की बात करें तो उसमें भी मात्र 14% महिलाएं हैं। DW वर्ल्ड न्यूज में ही प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के राष्ट्रीय संसद के इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में भारत की रैंकिंग 148वें स्थान पर है, जो हमारे पड़ोसी मुल्क चीन के 46वें, बांग्लादेश 111वें और पाकिस्तान 116वें रैंक से बहुत खराब है। बहरहाल महिला आरक्षण को लेकर कानून की मांग भी बहुत पुरानी है। आइए जानते हैं ये मांग कितनी पुरानी है। पहली बार वर्ष 1974 में संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का मुद्दा भारत में महिलाओं की स्थिति के आकलन संबंधी समिति की रिपोर्ट में उठाया गया था। राजनीतिक इकाइयों में महिलाओं की कम संख्या का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का सुझाव दिया गया। 1993 में संविधान में 73वें और 74वें संशोधन के तहत पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई। महिला आरक्षण बिल वर्ष 1996 से ही अधर में लटका हुआ है। उस समय HD देवगौड़ा सरकार ने 12 सितंबर 1996 को इस बिल को संसद में पेश किया था, लेकिन ये पारित नहीं हो सका था। यह बिल 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश हुआ था। बिल में संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव था। इस 33% आरक्षण के भीतर ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए उप आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1998 में लोकसभा में फिर महिला आरक्षण बिल को पेश किया था। कई दलों के सहयोग से चल रही वाजपेयी सरकार को इसके लेकर विरोध का सामना करना पड़ा। वाजपेयी सरकार ने इसे 1999, 2002 और 2003 और 2004 में भी पारित कराने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुई। बीजेपी सरकार आने जाने के बाद 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार सत्ता में आई और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। यूपीए सरकार ने 2008 में इस बिल को 108वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में राज्यसभा में पेश किया। वहां यह बिल
9 मार्च 2010 को भारी बहुमत से पारित हुआ। बीजेपी, वाम दलों और जेडीयू ने बिल का समर्थन किया था। यूपीए सरकार ने इस बिल को लोकसभा में पेश नहीं किया। इसका विरोध करने वालों में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल शामिल थी। साल 2014 में लोकसभा भंग होने के बाद यह बिल अपने आप खत्म हो गया, लेकिन राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसलिए यह बिल अभी भी जिंदा था। अब इसे लोकसभा में नए सिरे से पेश किया गया है। लोकसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। ऐसे में विधेयक की विशेषताओं को भी समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। आइए जानते हैं क्या है विधेयक की विशेषताएं। महिला आरक्षण बिल की मांग पिछले 27 साल से हो रही है। इस बिल के लागू होने के बाद संसद, सभी राज्यों की विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा तक में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हो जाएंगी। महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का कोटा राज्यसभा या राज्य विधान परिषदों पर लागू नहीं होगा। इस विधेयक को नारी शक्ति बंधन अधिनियम नाम दिया गया है। इस बिल के मुताबिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में से 1/3 सीटें SC/ST समुदाय से आने वाली महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। विधेयक में ओबीसी श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षण को बाहर रखा गया है। इसके लिए हम मौजूदा उदाहरण को लेते हुए इस पूरे जातिगत अंकगणित को भी समझेंगे। पहली जनगणना के प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित होने के बाद परिसीमन किए जाने के बाद सीटों का आरक्षण प्रभावी होगा। इन आरक्षित सीटों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग क्षेत्रों में रोटेशन प्रणाली से आवंटित किया जाएगा। महिला आरक्षण बिल के अनुसार महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण 15 साल के लिए होगा। इस बिल में प्रस्ताव है कि लोकसभा के हर चुनाव के बाद आरक्षित सीटों को रोटेट किया जाना चाहिए। हालांकि कानून अगले परिसीमन अभ्यास के बाद लागू होगा, जो 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के बाद आयोजित किया जा सकता है। आइए अब ऐसे में जानते हैं विधेयक के उद्देश्यों को। सरकार ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण में महिलाओं की अधिक भागीदारी को सक्षम बनाना है। प्रधानमंत्री ने विधेयक के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि 19 सितंबर 2023 का यह ऐतिहासिक दिन भारत के इतिहास में अमर रहेगा। हर क्षेत्र में महिलाओं के बढ़ते योगदान को देखते हुए प्रधानमंत्री ने नीति निर्माण में अधिक महिलाओं को शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि राष्ट्र में उनका योगदान और बढ़ सके। उन्होंने सदस्यों से इस ऐतिहासिक दिन पर महिलाओं के लिए अवसरों के दरवाजे खोलने का आग्रह किया। आइए अब सीटों का अंकगणित समझते हैं। सीटों के अंकगणित को समझने के लिए मौजूदा लोकसभा की संख्या को उदाहरण लेते हुए समझते हैं। भारतीय संसद के निचले सदन में 545 सीटें हैं, जिनमें से 543 सीटों पर चुनाव होता है, जबकि 2 एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित है। वर्तमान में इन 543 सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए, 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए और 412 सीटें अनारक्षित हैं। यदि महिला आरक्षण विधेयक पारित हो जाता है तो SC और ST के लिए आरक्षित 1/3 सीटें इन श्रेणियों की महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। इसका मतलब समझते हैं। SC के लिए आरक्षित 84 सीटों में से 28 सीटें SC महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। वहीं ST के लिए आरक्षित 47 सीटों में से 16 सीटें ST महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। शेष 137 सीटें सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी, जबकि 275 सीटें अनारक्षित होंगी। आइए अब अंत में विधेयक की राह में आने वाली बाधाओं को भी समझ लेते हैं। इस विधेयक का विरोध करने वालों का कहना है कि दलित और ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोटा होना चाहिए। उनके अनुसार सवर्ण, दलित और ओबीसी महिलाओं की सामाजिक परिस्थितियों में अंतर होता है और इस वर्ग की महिलाओं का शोषण अधिक होता है। उनका यह भी कहना है कि महिला विधेयक के रोटेशन के प्रावधानों में विसंगतियां हैं, जिन्हें दूर करना चाहिए। इसी के साथ साथ एक तर्क यह भी है कि इस विधेयक से केवल शहरी महिलाओं का प्रतिनिधित्व ही संसद में बढ़ पाएगा। इसके बावजूद यह एक दिलचस्प तथ्य है कि किसी भी दल से महिला उम्मीदवारों को चुनाव में उस अनुपात में नहीं उतारा जाता जिससे उनका प्रतिनिधित्व बेहतर हो सके। आज के ऑडियो सीरीज में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।